अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आपसे रिक्वेस्ट है, हर दफ़ा आपको याद दहानी कराता हूं, आज की वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और जिन्होंने अपने MMTV को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को ज़रूर दबाइएगा। आज की स्टोरी फिर एक इंतहाई खौफनाक कहानी जो आज आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ। एक ऐसे इलाके की कहानी जहाँ पे बहुत ज़्यादा जिन्नात और हमज़ात की भरमार थी। यूँ कह लीजिए कि वो पूरा कस्बा जिन्नात और हमज़ात से इस अंदाज में भरा हुआ था कि अगर वहाँ पे इंसानों की आबादी 1000 थी तो जिन्नात वहाँ पे 5000 की तादाद में मौजूद थे। जिन्होंने मुझे कहानी भेजी है सहारनपुर से, उनका नाम है इरम। इरम जब भी कोई कहानी भेजती हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त कहानी भेजती हैं। इरम के हवाले से उन्होंने कहा कि आपको जब भी कहानी भेजी आपने उसको शामिल किया, बहुत अच्छा लगा, लेकिन आज मेरी अपनी ज़िंदगी से जुड़ी एक ऐसी कहानी जो आपको मैं भेजने जा रही हूँ, जिसको मैंने 3 दफ़ा रिकॉर्ड करने की कोशिश की और ख़ुद इतना ज़्यादा कांपना शुरू हो गई, खौफज़दा हो गई उस कहानी को रिकॉर्ड करते करते कि फिर कहानी को छोड़ दिया। और आज चौथी दफ़ा फिर से हिम्मत जमा करके इस कहानी को रिकॉर्ड करने लगी हूँ। मेरी ज़िंदगी से जुड़ी ऐसी खौफनाक कहानी जिसको मैं 3 दफ़ा रिकॉर्ड ही नहीं कर सकी। और जब मैंने कहानी को सुनते सुनते जब बहुत सारे वाक़यात उन्होंने उस कस्बे के सुनाए, सहारनपुर से इनका ताल्लुक़ है। ये जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ ये इनके ननियाल की है, नानी के घर की है, जो एक ऐसी जगह पे है जिन्होंने कहा है उनका नाम फ़र्ज़ी रख दीजिए। तो मैं यहाँ पे नाम बताता ही नहीं हूँ। इंडिया का ही एक कस्बा, ना बहुत ज़्यादा बड़ा शहर ना छोटा सा गांव, एक कस्बा जहाँ पे हर तरफ जिन्नात और हमज़ाद मौजूद थे। क्या वहाँ उस कस्बे के अंदर वो जिन्नात और हमज़ाद पहले से मौजूद थे या ऐसा क्या कारण था, ऐसा क्या सबब था कि इतनी ज़्यादा वहाँ पे जिन्नात और हमज़ाद की तादाद मौजूद थी? और उसका कारण था वो अमल, वो जादू, वो एक रस्म जो वो हर साल अदा करते थे, या वहाँ उस गांव के रहने वाले लोग जब भी कोई मर जाता था तो उसके मरने पे एक ख़ास किस्म का अमल करते थे। इसको मैं डिटेल से नहीं बताऊंगा, लेकिन रीज़न बताना मकसद है कि उस छोटे से गांव के अंदर, उस कस्बे के अंदर ही इतना ज़्यादा क्यों हर तरफ जिन्नात ही जिन्नात थे। उसकी रीज़न थी, उसका कारण था वो तमाम उस गांव में मौजूद लोग जो अपनी आने वाले टाइम के लिए कुछ ऐसा अमल करते थे जिससे दूर दराज के इलाकों में मौजूद जिन्नात, हमज़ात, भूत प्रीत, चुड़ैलें वहाँ पे आबाद हो जाती थी। एक ऐसा गांव, एक ऐसा कस्बा जिसको आप कह सकते हैं जिन्नात का कस्बा। बज़ाहिर वहां पे चलते फिरते इंसान नजर आते थे, लेकिन उससे ज्यादा तादाद मौजूद थी जिन्नात की। इरम के हवाले से जिस तरह मैंने कहा, बहुत ज़बरदस्त उन्होंने मुझे कहानियां भेजी हैं, उन्हीं में से एक ये भी एक बेहतरीन कहानी है। वो कहती हैं हमारी नानी का जो घर था, इरम उनका फर्जी नाम है, वो कहती है जो मेरी नानी का घर था उसका जब बाहर का दरवाज़ा, बाहर से आप घर के अंदर दाखिल होते थे तो एक दरवाज़ा, जैसे ही आप बड़ा सा दरवाज़ा खोलते थे तो उसके आगे 3 सीढ़ियाँ सी थीं। वो 3 सीढ़ियों के स्टेप चढ़ते थे तो उसके बाद घर का फर्श शुरू हो जाता था और यहाँ पे 3 इकट्ठे ही पोर्शन बने हुए थे।
उस मेन दरवाजे से दाखिल होते ही एक पहला पोर्शन था और उसके साथ एक और पोर्शन बना हुआ था और उसके बाद तीसरा पोर्शन। जो तीसरा घर का पोर्शन बना हुआ था उसके शुरू होने से पहले एक दीवार सी भी थी और दीवार के साथ ही एक रास्ता उसी तीसरे पोर्शन की तरफ जाता था जो उनकी नानी का घर था। लेकिन इस घर की जो छत थी वो घर के अंदर तीनों पोर्शन के अंदर जितनी भी फैमिलीज इकट्ठी रहती थी वो सब के सब उस छत को मुश्तरका तौर पे इस्तेमाल करते थे, क्योंकि उसके घर में रहने वाले तमाम खून के रिश्ते थे, करीबी रिश्ते थे। लेकिन सबके पास अलग अलग अपनी सीढ़ी मौजूद थी। उन्हें तीनों पोर्शन के ऊपर जो वो अपने अपने पोर्शन से उस सीढ़ी के ज़रिए छत तक पहुंच जाते थे। उस बड़े से घर की एक बड़ी सी जो छत थी वो दूसरे हमसायों के घरों की छत के साथ इस अंदाज में जुड़ी हुई थी जिसको पंजाबी में बनेरा कहते हैं। पर्दे आम लफ्ज़ों में कहा जाता है कि जब छत तामीर की जाती है घर के ऊपर वाले हिस्से को तो उसके चार दीवारी करा दी जाती है ताकि ये पर्दे हों, बच्चे नीचे की तरफ गिर ना जाएं, या घर के लोग अगर पर्दा करते हैं तो उस पर्दे के अंदर फिरते रहेंगे, नीचे वाले को नज़र नहीं आएंगे। लेकिन उस घर के ऊपर कोई भी चार दीवारी या पर्दा नहीं था। और सिर्फ इस घर की छत पे ऐसा नहीं था, इर्द गिर्द की जितने भी छतें थीं उनके ऊपर भी ऐसा ही था। एक कदम आपने अपनी छत पे रखा है और दूसरा कदम उठा के आप दूसरे घर पे रख देते थे और यूं आप दूसरे हमसायों की छत पे पहुंच जाते थे। बीच में कोई मुंडेर या दीवार नहीं थी। और इरम कहती हैं जब हम छोटे थे तो आज भी याद है कि इसी तरह छतों पे दौड़ते दौड़ते दूसरे तीसरे छठे सातवें घर तक पहुंच जाते थे। उस कस्बे के अंदर जितने भी घर बने हुए थे सबकी जो छतें थी एक ही साइज की छत बनाई जाती थी और साथ वाला जो घर होता था उस छत की जितनी ऊंचाई होती थी उसी ऊंचाई के बराबर छत को बनाया जाता था। और हम बच्चे खेलते कूदते थे और ये वो दौर था जब कोई भी नहीं रोकता था कि हमारी छत पे कौन दौड़ रहा है। बच्चे होंगे, किसके बच्चे? पूरे गांव के बच्चे, सबके बच्चे होते थे। आज देखा जाता है कौन है, क्यों है, किसका बच्चा है। उस वक्त वो कहते थे बस बच्चे खेल रहे हैं तो खेलने दो, किसी के बच्चे हैं तो हमारे ही हुए ना। तो ऐसा मोहब्बतों भरा दौर था। हमें किसी चीज़ से डर नहीं लगता था। हम छोटे थे, मेरी खालाएं, मेरी मासियां, जितनी भी उनके बच्चे आते थे, इरम कहती है मैं और वो, हम सब मिल के दौड़ते खेलते कूदते शरारतें करते थे। इसी घर के तीनों पोर्शन के अंदर भागते रहते थे। और सबसे आखिरी पोर्शन जहाँ पे मेरी नानी, मेरा नाना रहता था। मेरी नानी इंतहाई नेक खातून और सारी ज़िंदगी पूजा पाठ करने वाली थी। नाना अभी भी हयात हैं, अभी भी अल्लाह के एक नेक शख्स हैं, कह सकते हैं कि वो हर वक्त दीन के लिए, हर वक्त इंसानों की मदद के लिए, हर वक्त इबादत में मसरूफ़ रहते हैं, इंसानों की मदद करने में मसरूफ़ रहते हैं। लेकिन नानी अल्लाह को प्यारी हो चुकी हैं। लेकिन नानी जब तक जिंदा थी ऐसा रोब, ऐसा दबदबा मैंने आज तक नहीं देखा, क्योंकि ना सिर्फ उस घर के ऊपर उनका रोब दबदबा हुक्मरानी थी बल्कि इर्द गिर्द के जितने भी घर मौजूद थे वो भी हमारी नानी के रोब दबदबे से बहुत डरते थे। ये रोब दबदबा क्या होता है? ये तो आज भी है, लेकिन आज रोब दबदबा उन लोगों के पास है जो बदमाश हैं, उन लोगों के पास है जो बहुत ताकतवर हैं। उस दौर में जिन लोगों के पास रोब दबदबा होता था वो इबादत गुजार होते थे, वो इंसानों का ख्याल रखने वाले होते थे, वो बात करके मुकरने वाले नहीं होते थे, ज़ुबान के पाबंद होते थे। जब किसी को एक ज़ुबान दे देते थे तो ऐसी मशहूर होती थी उनकी ज़ुबान कि उनके मुंह से निकला हुआ हर कौलो फेल पत्थर पर लकीर होता था। तो अपनी अच्छी आदत की वजह से, अपने अच्छे बर्ताव की वजह से उनका रोब और दबदबा और उनकी बातों को अहमियत दी जाती थी। लेकिन उसी घर के अंदर जहाँ इर्द गिर्द पूरे कस्बे में, जैसे मैंने शुरू में कहा, जिनात थे, तो इस घर में भी बसेरा था। स्पेशली वो सहन, वो वेड़ा जहाँ पे हमारी नानी
अपनी चारपाई बिछाकर लेटती थी। वहाँ पे किसी को भी लेटने की इजाज़त नहीं होती थी। वक्त इसी तरह गुजर रहा था। उनके नौकर चाकर भी थे, उनके पास दिया सब कुछ था, क्योंकि एक बहुत बड़ा घर था जिसके अंदर वो रहते थे। तो वहीं पे मेरी वालदा के एक चाचू थे जो इस वक्त अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। वो उन दिनों में नानी के घर आए हुए थे। उनको नानी ने और नाना ने मना किया था कि हमें पता लगा है कि तुम कोई नशा वशा भी करते हो, ये मत किया करो, नुकसान उठाओगे। लेकिन वो कब किसी की सुनने वाले थे। वो छुप के फिर भी नशा कर लेते थे। कुछ दिनों के लिए तो वहां पे आए थे। तो एक रात बाहर नशा किया और झूमते हुए नशे में घर पहुंच गए। इतना भी नहीं था कि घर का रास्ता भूल जाते हैं, और खुमारी इतनी भी नहीं थी कि अपने और बेगाने की पहचान ख़त्म हो जाए। मस्त ज़रूर थे लेकिन सब कुछ याद था और बिल्कुल होशो हवास में चलते हुए लड़खड़ा ज़रूर रहे थे। चलते चलते आए और सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर छत पर पहुँच गए। वहाँ पे एक चारपाई पड़ी थी। अक्सर मुलाजिम भी कभी कभी गर्मियों में ऊपर सो जाते थे। वो भी झूमते मस्त होते आए, उसी चारपाई पे आए। अब नशा था, नींद आ रही थी, शदीद सोना चाह रहे थे। चारपाई पे लेटते ही आंख बंद हुई और सो गए। हर तरफ रात की खामोशी और एक चरिंद परिंद, इंसान, हैवान सब सो रहे थे। सिर्फ वो जानवर, वो हैवान जाग गए थे जो रातों को आवाज़ें निकालते हैं और रातों को जागते हैं। उन्हीं की आवाज़ों से तो रात की खामोशी को तोड़ती हुई उनकी आवाज़ें एहसास दिलाती हैं, सो जाओ, सो जाओ, रात हो चुकी है। वो भी नशे में मस्त अपनी चारपाई पे सोए हुए थे। और ऐसे शख्स की आंख खुलती है सुबह जाके। 5-6 घंटे तो ऐसी गहरी नींद सोता है कि उसको होश ही नहीं होता। लेकिन सोए हुए चंद घंटे ही हुए थे कि उनकी आंख खुल गई। और जैसे आंख खुली तो आंख खुलते ही उन्होंने देखा ऊपर आसमान पे चांद निकला है और तारे हैं। लेकिन हाँ, सोया हूं और चांद और तारे नजर आ रहे हैं, लेकिन मैं जाग क्यों गया हूं? चांद तारे बताते हैं कि अभी तक रात है, रात का कोई पहर है। मुझे जागना नहीं चाहिए था। इतनी जल्दी मेरी आंख क्यों खुल गई? और तभी उनको महसूस हुआ आंख खुलने की वजह है वो चारपाई जिस पे वो लेटे थे। वो चारपाई फिर से इस अंदाज में हल्की सी हिली जैसे जलजला आता है और चारपाई हिलती है। और फिर हल्की सी जब चारपाई हिली तो एकदम बेहड़बड़ा के कि ये क्या हुआ है, क्या कहीं जलजला आ गया है? और जैसे ही इस बात का होश आया कहीं जलजला तो नहीं आ रहा, तो एकदम अपनी चारपाई से उठने की कोशिश की। तो तभी एहसास हुआ चारपाई तो हवा में लहरा रही है। जमीन से 3 से 4 फुट ऊंची उठी हुई है चारपाई और हवा के अंदर लहरा रही है। और उसी चारपाई पे वो लेटे हैं। ऐसे उठ के देखा तो जमीन बहुत नीचे है और देखा कि मैं चारपाई पे हूं और चारपाई हवा में लहरा रही है। ये देखना ही था कि सारा नशा उड़ गया और फौरी तौर पे इस अंदाज में उठे कि 3-4 फुट ही था, मैं जल्दी से नीचे छलांग मारूं और मैं चारपाई से उतर जाऊं। और जैसे ही इस अंदाज में उठने लगे कि छलांग मारूं तो किसी ने चारपाई को पकड़ा जिस पे वो मौजूद थे और उठा के ऐसे जोर से फेंका कि चारपाई उड़ती हुई 7 से 8 फुट दूर जा गिरी है। एक चारपाई जो हवा में खड़ी लहरा रही है वो वापस वहीं ज़मीन पे गिर जाएगी जहां से उठी थी। एक होता है उसको इस अंदाज में धक्का देना कि वो उड़ती उड़ती 7-8 फुट नीचे ज़मीन पे जा गिरे। उनको चोट तो नहीं लगी, लेकिन ऐसी ज़ोरदार आवाज़ पैदा हुई छत के ऊपर उस चारपाई के गिरने की कि वो खुद भी डर गए और नीचे सोए हुए लोगों ने भी आवाज़ को सुन लिया कि ये क्या हुआ है, इतने ज़ोर से चारपाई किस चीज़ की आवाज़ आई है। तो वो उतरे हैं चारपाई से और भागते हुए नीचे चले गए हैं। मुंह से उनकी चीखें निकल रही थी, वो बहुत ज़्यादा खौफजदा हो चुके थे। जब वो नीचे पहुंचे तो घर वाले भी जाग गए। क्या हुआ, क्या हुआ? तो उन्होंने बताया
कि इस अंदाज में मेरी चारपाई हवा में थी और किसने फेंक दिया है मेरी हर चारपाई को। तभी हमारे नाना अबू भी उठ गए और उनसे बोले, तुम्हें मना किया था, तुम्हें मना किया था कि इस अंदाज में जाके सो जाते हो, वो भी नशा करके, ना किया करो। खैर उनको समझाया, वो काफ़ी ज़्यादा डर गए, लेकिन उसके बाद कभी कभी करते थे, लेकिन उनके अंदर अक्सर डर रहता था। इरम कहते हैं हम छोटे थे, उन्हीं दिनों में हमने जो एक मंजर देखा बड़ा अजीब व गरीब सा था। जून जुलाई के महीने में इतनी शदीद गर्मी होती है, इतनी शदीद गर्मी होती है कि चरिंद परिंद इंसान हैवान सबकी गर्मियों से बुरी हालत होती है और सब गर्मी में बेहाल होते हैं, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमारी आंखों ने एक ऐसा मंजर देखा जिस पे हमारा सवाल करना बनता था। हमने अपनी खाला से पूछा था, हम छोटी थी, कि खाला ये कैसा मंजर है? इतनी शदीद गर्मी है कि सांस लेना मुश्किल है, लेकिन जो हमसायों की छत पे, वहां पे एक मुंडीर सी बनी हुई है, एक ऊंची जगह सी, यानी छत ही है, छत से थोड़ी सी ऊंची जगह बनी हुई है, उसी के ऊपर एक चारपाई पड़ी है। वो इतनी जगह है कि उसके ऊपर एक चारपाई ही डाली जा सकती है। उस चारपाई के ऊपर एक बिल्कुल नौजवान लड़का, जिसकी उम्र होगी 24 साल, 25 साल, 23 साल, 24 साल का जो नौजवान था, जून जुलाई के महीने में वो कंबल ओढ़े उसी चारपाई पे धूप में बैठा हुआ था, जो सोच के इंसान बेहोश हो जाए। और ना सिर्फ वो कंबल ओढ़ के बैठा था, बल्कि वो मुसलसल हिले जा रहा था, आगे पीछे मुसलसल हिले जा रहा था। जितनी देर ही आप उसको देखते रहें, वो ऐसे हिले जा रहा था। मैंने अपनी खाला से पूछा कि ऐसा क्यों है, इतनी शदीद गर्मी में वो कंबल लेके बैठा है? तो मेरी खाला ने बताया, हाँ, असल में इसको एक ऐसी बीमारी लग चुकी है जिसकी वजह से अब इसको हर वक्त कंबल ही लेना पड़ेगा। अगर ये कंबल नहीं लेगा तो इसको नुकसान पहुंचेगा। इसका बचाव ही इसी बात में है कि अब इसको गर्मी हो या सर्दी हो, जैसा भी मौसम हो, इसको हर वक्त कंबल लेके ही रहना पड़ेगा। ये अपने होशो हवास में ही नहीं है। असल में वो बीमारी नहीं थी, ये वो दौर, ये वो वक्त था जहां उस गांव का हर नौजवान उस जादू टोने में, हर उस अमल में मसरूफ़ होता था, जहां वालिदैन अपने नौजवान बच्चों को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखते थे, क्योंकि वो कस्बा जो था मशहूर था जादू की वजह से, और ज़्यादातर नौजवान ही उस जादू में इन्वॉल्व थे। जो बूढ़े हो चुके थे वो तजर्बेकार हो चुके थे, नौजवान अक्सर अपनी जान की बाजी हार जाते थे। कुछ अरसे बाद उनका एक साथ हमसाया था, जो हमारी नानों के घर के साथ छत थी, उन्हीं का वो लड़का था। उनसे आगे जो छत थी उनका हमसाया था। कुछ टाइम के लिए उसको शहर, अपने कस्बे से दूर जाना पड़ा, और एक रात वो वापस आया अपने घर कोई 10-15 दिन के बाद। वो रात के टाइम ऊपर अपनी छत पे गया किसी काम के सिलसिले में। वो जानता था रातों को छतों पे सोना मना है, वो चीज़ें नुकसान पहुंचाती है, बहुत कम लोग सोते थे। जब वो ऊपर छत पे गया तो उसने साथ वाली छत पे देखा कि उसी मुंडीर पे चारपाई पड़ी है और वही नौजवान कंबल ओढ़े मुसलसल बैठा हिल रहा है और हिले जा रहा है। उन्होंने उसको कुछ देखा। वो जानते थे कि अक्सर रात को भी बैठता है, लेकिन घर वाले इसको ले जाते हैं नीचे। दिन को ये बैठा रहता है। शायद घर वाले इसको आज नीचे लेके जाना भूल गए हैं कि इतनी रात हो गई है, ये फिर भी ऊपर अकेला कंबल ओढ़े बैठा हुआ है नौजवान और हिले जा रहा है। खैर वो नीचे चले गए और सुबह इनके घर वालों से बात करूंगा। सुबह हुई तो उनके घर वालों से कहा, रात लगता है आप अपने बेटे को ऊपर से लाना भूल गए थे, क्योंकि वो जानता था रातों को छतों पे कोई नहीं सोता, और अगर ये बेशक पागल भी है, बीमारी का शिकार भी है, लेकिन इसके घर वाले तो इसको नीचे लेके जाते थे। तो कौन ऊपर था आपका? घर वालों ने कहा, क्या मतलब? हम में से तो कोई ऊपर नहीं था। उसने कहा, नहीं मैंने देखा है ना,
आपका वो जो बेटा था वो ऊपर छत पे बैठा हुआ था, उसी तरह हिले जा रहा था। मैं समझ गया आप लोग उसको नीचे लाना भूल गए, ख्याल रखा करें, उसको नीचे लेके आया करें। उन्होंने कहा नाम लेके आप उसकी बात कर रहे हो? उसने कहा हाँ हाँ उसकी बात कर रहा हूं। तो घर वालों ने एक दूसरे के मुंह की तरफ देखा और उससे मुखातिब हुए, आपको इस बात का नहीं पता? वो बोला क्या? मैंने कहा वो तो मर चुका है, 1 हफ्ता हुआ है उसको, 5 दिन हुए उसको मरे हुए, वो तो दफन हो चुका है, मर चुका है। और दफन कह गया मतलब उनकी जो मजहब के हिसाब से रसूमात होती हैं कि वो तो मर चुका है। तो वो एकदम चौंका और कहता है नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, मैंने धोखा नहीं खाया, मेरी आंखों ने क्लियर उसको देखा है, मैंने उसको दूर से देखा है, रात का टाइम था, लेकिन वही था जिस अंदाज में कंबल ओढ़ के बैठता था और हिलता रहता था, उसी तरीके बैठा वो हिल रहा था, तभी तो मैं चौंका था। हाँ मैंने उससे बात नहीं की, मुझे खुद जरा डर लगा कि सुबह बात करूंगा, लेकिन वही था। मुझे इसलिए नहीं पता कि मैं शहर गया हुआ था और वापस आया हूं, तो मैं आज ही पहुंचा था रात को, तो ऊपर जाना पड़ा, तो तब मैंने देखा, मुझे नहीं पता था कि वो मर चुका है। लेकिन ये बात इर्द गिर्द भी फैल गई कि उस नौजवान को उस छत पे देखा गया था और हिलते हुए भी देखा गया था। लेकिन उसके बाद ऐसा होने लगा कि फिर एक हमसायों की रात के टाइम पे, जिस तरह गर्मी होती थी, कभी कभी नींद नहीं आ रही, कोई इंसान गर्मी में 2-3 लोग ऊपर चले जाते हैं, अकेला तो कोई भी नहीं जानता था, अकेले जाते वो डरते थे, तो 2-3 लोग इकट्ठे होकर ऊपर पहुंच गए, चलो छत पे ही चलते हैं। और वो लोग जब छत पे पहुंचे तो ये देख के हैरान रह गए कि छत पे वही नौजवान कंबल ओढ़े बैठा हिल रहा था। वो 3 लड़कियां थीं, और जब उन्होंने उसको इस अंदाज में हिलते हुए देखा, जो असल में मर चुका था, लेकिन क्लियर उसके चेहरे के, उसके वजूद को, उसके कंबल को देख के वो पहचान गई थी ये वही है, लेकिन वो किसी की तरफ देखता नहीं था, वो सर नीचे करके ऐसे हिलता रहता था, तो अब भी बैठा हिल रहा था। उनके मुंह से चीखें निकली और वो चीखते हुए नीचे उतर गई। इरम कहती है काफ़ी अरसे बाद जब मैं वापस ऊपर गई, मैं नानी के घर गई अपने शहर से, तो इसी तरह छतों को अबूर करते हुए साथ वाले हमसायों के घर के छत पे गई, तो वो जो मुंडेर सी बनी हुई थी जिस पे चारपाई होती थी वो टूटी हुई थी, वो जगह नहीं थी। तो मैंने अपनी खाला से पूछा वो जगह कहाँ गई, उसको क्या हुआ है? तो खाला ने बताया कि उस जगह को तोड़ दिया गया है, क्योंकि उस जगह पे वो जो नौजवान जो कंबल ओढ़े सबको नजर आना शुरू हो गया था, वो उसी मुंडेर पे ही नजर आता था, उसी चबूतरा एक कह लीजिए जो बना हुआ था, उसी जगह पे ही वो सबको नजर आता था। कई लोग डर चुके थे, वो जो साथ वाला हमसाया था वो भी डर गया था, वो बड़ी हो गई थी रम, इसलिए उनको बता रही थी, वो साथ वाला हमसाया भी डरा था, वो लड़कियां थी उनकी भी चीखें निकल गई, कुछ और लोगों ने भी देखा था, मुसलसल अब लोगों को वो वहीं पे बैठा नजर आता था मरने के बावजूद। तो घर वालों ने फैसला किया कि हम इस जगह को ही तोड़ देते हैं। उसके बाद उन्होंने उस जगह को तोड़ दिया। अभी कहानी शुरू नहीं हुई, अभी ये वाकयात सुना रहा हूं, जो उस इलाके में इस तरह के वाकयात थे, जो कहानी जहां शुरू होनी है वो अभी आगे है। वहीं कहती हैं इरम, जो हमारी नानी का सहन था, जहां पे सिर्फ नानी ही सो सकती थी और बाकियों को मना किया जाता था कि तुमने यहां पे नहीं सोना। तो एक रात वहीं पे ही कुछ सालों वो कहती हैं कि एक हमारी खाला थी, नानी के ज़िंदा होते हुए, या शायद नानी के हाँ, नानी उसी वक्त हयात थी। वो कहती है नानी अपने कमरे में थी, और जिस तरह बुज़ुर्ग कभी जल्दी सो जाते हैं, उन्हें सुबह जल्दी उठना होता है, तो वो सबको समझाया हुआ था यहाँ पे कोई ना सोए, और नहीं सोते थे जितने भी आते थे, लेकिन मिलना मिलाना तो रहता था, आते जाते रहते थे सारे। तो इसी तरह एक घर में मेहमान आए हुए थे, खाला का बेटा था, वो भी घर में आया हुआ था। वो जो चारपाई वहीं नहीं, खाला का बेटा नहीं, पहले खाला का वाक़या है, मैं इसलिए वही देख रहा था, क्योंकि ये मैं वाक़यात इसलिए देखता हूँ, तो मुझे रिश्तों का याद नहीं रहता, और दूसरा जिसने कहानी भेजी होती है ना, उसको एक एक वाक़या, एक एक रिश्ता याद होता है, मैं भूल जाता हूँ, क्योंकि हर चीज़ मुझे याद करनी पड़ती है, इसलिए मैं पॉइंट्स लिख लेता हूँ। तो वहाँ पे एक खाला जो हमारी जानती भी थी कि यहाँ मना है, लेकिन उस रात
उनके मन में क्या आई कि वो चलते चलते उसी चारपाई पे आके बैठ गई। वो सोना नहीं चाहती थी उस चारपाई पे, उनकी कोई नीयत नहीं थी कि मैं यहां सोऊंगी। जिस तरह मिलने के लिए आना जाना रहता है और वो भी इस तरह मिलने के लिए आई हुई थी, तो रात को नींद नहीं आ रही थी, बेचैनी महसूस की, ऐसे बाहर आके सहन में बैठ गई। और उसके बाद जब बैठी तो उनको ऐसे दिल किया चलो कमर ही सीधी कर लेती हूं, वैसे लेट जाती हूं। उन्होंने अपनी कमर उस चारपाई पे टच की और सीधी वो लेट गई। बाकायदा बिस्तर बिछा के, इंसान जिस तरह रात को सोता है ऐसा कोई मूड नहीं था उनका, वैसे ही बिस्तर भी नहीं बिछा हुआ था, ना तकिया था उसके ऊपर, वो वैसे ही उस चारपाई के ऊपर ऐसे लेट गई कि मैं आंखें बंद करके थोड़ी सी आंखें खोल के थोड़ी सी कमर सीधी कर लूं। अभी थोड़ा ही वक्त गुजरा था कि उनको आंखें बंद होना शुरू हो गई, ऐसे जैसे ऊंघ सी आती है, नींद सी आती है, तो ऐसे सोने की तरफ जाने लगी। और लेटते ही, कमर सीधी करते ही उनको नींद आ गई। अभी उनको सोए हुए कितनी देर गुजरी थी वो तो उनको याद नहीं है, लेकिन एकदम से उनकी आंख खुल गई और आंख ऐसे खुली कि दिल की धड़कन उनकी तेज थी और उनका पूरा वजूद हल्का हल्का कांप रहा था। और ना सिर्फ वजूद ऐसे कांप रहा था बल्कि वो परेशान थी कि मुझे क्या हुआ है, मेरी आंख क्यों खुली है, मैं बेचैन क्यों हूं, दिल की धड़कन तेज क्यों है, जिससे मेरा कांप क्यों रहा है। कि उसी लम्हे उनको महसूस हुआ कि मेरे सर के नीचे क्या है। उन्होंने एकदम से जैसे इसको महसूस किया कि मेरे सर के नीचे से क्या है, तो एकदम से उठी हैं, जल्दी से उठ के चारपाई पे बैठी हैं और एकदम से अपने बालों की तरफ ध्यान गया, ऐसे पकड़े अपने बालों को और जैसे बालों को साथ किया तो वो चौंक गई। उनके बालों में आग लगी हुई थी, एक आग जो दहक रही होती है, फुल जल रही होती है। एक आग इस अंदाज में होती है जब आप अगरबत्ती को जलाते हैं और अगरबत्ती के अंदर आग लग जाती है और आग को फिर आप बुझा देते हैं, तो उसके बाद आग सुलगती रहती है, नजर नहीं आती, लेकिन आगे की तरफ सुलगती हुई आग चलती रहती है। उनके बालों में भी ऐसी ही सुलगती हुई आग थी, जिसकी चिंगारियां नहीं थी, जो ऊंची नहीं थी, लेकिन वो बालों के आगे की तरफ बढ़ रही थी और बाल जलते हुए जा रहे थे। पीछे बाल सारे जल चुके थे और आगे की तरफ पूरे बालों में वो आग बढ़ती जा रही थी। एकदम से उनके मुंह से चीख निकली, उन्होंने अपने बाल पकड़े और जोर जोर से मारने शुरू कर दिए कि इस बालों के अंदर लगी मैं आग को, सुलगती आग को बुझा सकूं। और उन्होंने जल्दी जल्दी उस आग को बुझाया और तब उनको याद आ गया, सख्ती से मना था इस जगह पे नहीं सोना, लेकिन मैं सो गई थी, गलती कर बैठी ना, और देखो खुमियाजा क्या भुगतना पड़ रहा है, मेरे बालों में आग लगा दी गई है और मेरे बाल जला दिए गए हैं। अच्छे खासे उनके बाल जल गए थे। जब उनकी आंख खुली तो दिल की धड़कन भी तेज थी और जिस्म कांप रहा था, खौफजदा थी, क्या हुआ था नहीं जानती थी, बस एक एहसास हुआ पीछे कुछ है। पीछे देखा तो बाल जले हुए हैं, आग लगी हुई है बालों में। और वहीं कुछ अरसे बाद उसी चारपाई पे, उसी जगह पे एक खाला का बेटे के साथ हुआ। वो भी उसी घर में आया हुआ था, इस बात से वाकिफ नहीं था कि इस चारपाई पे नहीं सोना। हल्का फुल्का सुख, मतलब घर के लोगों को तो पता था वो खाला का बेटा था, उसको पता नहीं था। और वो ऐसे अपना घूमता फिरता, जिस तरह रात को नींद नहीं आ रही होती, घर होते हैं, एक बड़ा सा तो घर है जिसका बाहर से दरवाज़ा खोलें, 3 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ें, पहला पोर्शन, दूसरा पोर्शन, तीसरा पोर्शन, कितना बड़ा घर था। और जो तीसरे पोर्शन में रहने वाले हैं वो तीनों ही पोर्शन में घूम फिर सकते हैं। दरवाज़ा सिर्फ एक पोर्शन का है, जो पहला बाहर की तरफ दरवाज़ा है। फर्स्ट पोर्शन से दाखिल हो तो पहले पोर्शन के बाद दूसरा, फिर तीसरा। वो लड़का भी ऐसे घूमते घूमते खाला की उसी नानी की वो जो चारपाई बिछी हुई थी, वो उसी चारपाई पे जाके लेट गया। लेकिन वो जाग रहा था, वो सोया नहीं। उसने टांग पे टांग रखी हुई थी, अपना बाजू सर के नीचे रखा हुआ था और चांद और तारों को देखे जा रहा था और ऐसे लेटा हुआ था। जब इंसान लेटे हुए अपनी टांग पे टांग रख ले, एक टांग फोल्ड कर ले और दूसरी टांग उसके ऊपर रख ले और तारों को देख रहा हो, उसका सोने का मूड नहीं होता, उसका भी सोने का मूड नहीं था। लेकिन ऐसा उस चारपाई पे लेटा जैसे उसको खुद ब खुद कोई लोरी सुना रहा हो, आंखें बंद होती जा रही हों और उसको नींद आ रही हो। और उसको नींद आ गई। उसी तरह टांग पे टांग रखे कब उसको नींद आई कि एक बाजू उसके सर के नीचे था और वो आंखें बंद करके सो गया। लेकिन जिस वक्त उसकी आंख खुली,
वहीं पे लेटे लेटे, तो वो हाथ जो उसके सर के नीचे था, तकिए के तौर पे उसने अपने हाथ को, बाजू को तकिया बनाया हुआ था, वो हाथ भी उसके तकिया सर के नीचे से निकल के बिल्कुल सीधा हो चुका था, और वो जो टांग पे टांग उसने रखी हुई थी वो भी सीधी हो चुकी थी, वो बिल्कुल सीधा सोया था। लेकिन फ़र्क सिर्फ ये था, उसका वजूद जकड़ा जा चुका था। उसके वजूद के ऊपर कोई सीने के ऊपर इस अंदाज में चढ़ के बैठा था जिसके वजन को वो महसूस तो कर सकता था, लेकिन उसको देख नहीं सकता था। और उसके सीने पे इतना वजन था, ऐसे जैसे कोई 100 केजी से भी ज़्यादा, 100 किलो से भी भारी भरकम कोई वजूद हो किसी का, और वो उसके सीने पे बैठा हुआ हो। वो अपनी टांगें हिला सकता था, अपने बाजू हिला सकता था, लेकिन उस सीने को नहीं उठा सकता था जिस पे इतना ज़्यादा बोझ था। वो चीखें मारने की कोशिश की, उसकी पहले चीखें नहीं निकल रही थी, लगता था उसका गला भी बंद है, उसमें से आवाज़ नहीं निकल रही। उसने देखा मैं बाजू तो हिला सकता हूँ, तो मैं इन बाजुओं को हिला के जो भी मेरे वजूद पे सवार है इसको हटाऊं। जो बाजू हिल रहे थे, उसने जैसे ही बाजू ऊपर उठाए हटाने के लिए, तो ऊपर उठे, लेकिन उससे आगे बाजू नहीं आ सके। उठ जरूर गए, लेकिन इस तरह आगे आते कि वो जो भी ऊपर सवार था उसको हटा सकता, बाजू नहीं आ सके उस तरफ। अब पाँव, वो कहता है मैं इस तरह चारपाई पे पाँव मार रहा हूं, मेरा सांस बंद होता जा रहा है, और जो भी मेरे सीने पे सवार है कुछ लम्हे इसी तरह बैठा रहा, मैं मर जाऊंगा। मेरा सांस आना जो बंद होता जा रहा है, एक लम्हा ऐसा आएगा कि मैं सांस नहीं ले सकूंगा। पता नहीं, कहते हैं कैसे, वो कहता है मेरे मुंह से एक चीख निकल गई, और जैसे ही मेरे मुंह से एक जोरदार चीख निकली, तो उसके बाद मैंने मुसलसल चीखना शुरू कर दिया, और इतनी चीखें मारता गया कि उसको होश ही नहीं था वो कितनी ज़्यादा चीखें मार रहा है, और वो कितना ज़्यादा डर गया है कि घर के अंदर सोए हुए जितने भी लोग थे वो भागते हुए उसकी तरफ आए, और देखा वो चारपाई पे लेटा है इस अंदाज में कि चीखता जा रहा है, चीखता जा रहा है, दीवाना हो के चीखता जा रहा है। जब सारे भागते हुए उसके बाद पहुँच गए और उसके मुंह पे जाके हल्का सा ऐसे थपथपाया, उसका नाम लेके उसको पुकारा गया, तो ऐसा लगा जैसे वो होश में आ गया, और उसी लम्हे उसको महसूस हुआ मेरे सीने के ऊपर से बोझ हट गया है। घर वालों से मुखातिब हुए, क्या हुआ क्या हुआ, और उसको पानी पिलाया गया, होश में लाया गया, और जब वो बेहतर हुआ तो उसने बताया कि हाँ, अब मैं इस काबिल हूँ कि आप लोगों को बता सकता हूँ, मेरे सीने पे एक बोझ था, बहुत बड़ी कोई चीज़ मेरे सीने पे सवार थी। उसने मेरे हाथों को भी इस तरह जकड़ रखा था कि हिला तो सकता था, उसकी तरफ नहीं ला सकता था, पाँव भी हिला सकता था, सीने को उठा नहीं सकता था, गर्दन हिला तो सकता था, ऊपर नहीं उठा सकता था, उसका वजन था। घर वालों ने कहा तुम्हें नहीं किसी ने बताया कि इस जगह पे, इस चारपाई पे नहीं सोना, तुम फिर भी सो गए, तुम फिर भी सो गए। वो रात सारी सो ना सका, उसको अंदर लेके गए, लेकिन रात सारी जागते रहे। सुबह जैसे ही हुई उसने नाश्ता किया और उसने कहा मैं जा रहा हूं, और वो फौरी तौर पे वहां से चला गया था। ये वाकयात थे जो उस घर के साथ जुड़े हुए थे। यहां से इरम की वॉइस ओवर जो उन्होंने मुझे रिकॉर्ड करके भेजा, वहां पे आवाज़ आई, मदर सर यहां से मेरी कहानी शुरू होती है। ये चंद वाक़यात इसलिए आपको सुनाए हैं कि वहाँ पे बहुत कुछ होता था उस घर में, क्योंकि ये एक वाहिद घर ऐसा नहीं था जहाँ पे हो रहा था, पूरे कस्बे के अंदर ही ऐसे कई वाक़यात थे। तो ये कैसे हो सकता था कि जो खाला के बेटे के साथ हुआ था, खाला के बाल जले थे या कोई भी मुलाजिम डरे थे, इस घर में न, हर घर में वाक़यात थे, तो इस घर में भी थे। लेकिन असल कहानी उस वक्त की है जब मेरी वो नानी, जिनका रोब दबदबा सब पे था, हमसाए इर्द गिर्द वाले घर वाले उनकी हर बात को हुक्म बजा लाते थे, उनके ज़िंदगी के आखिरी 4 साल 5 साल जब वो बहुत बीमार हो गई थी, और बीमार भी ऐसी हुई कि उनका इलाज होता रहा, और फिर एक टाइम आया कि डॉक्टरों ने कहा इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। वो 4 साल उन्होंने बीमारी से लड़ते हुए, लेकिन वो चल फिर सकती थी, सहारा लेती थी, खुद ही वॉशरूम जाती, इधर उधर चलती फिरती, सारे काम कर लेती थी, लेकिन उनको बेड रेस्ट करनी पड़ती थी, वो ज़्यादा टाइम बिस्तर पे लेटी रहती थी, खाती पीती थी, सब था,
लेकिन डॉक्टरों ने कहा इनका ऑपरेशन होगा, और उनका ऑपरेशन भी हुआ। ऑपरेशन बिल्कुल कामयाब हो गया। वो बिल्कुल बिस्तर पे थी, रिकवर हो रही थी कि वहीं पे उनका टेस्ट कराए गए तो उनमें पता लगा उनको कैंसर है, और वो भी आखिरी स्टेज पे, जिसका कोई इलाज नहीं है। और जैसे ही नानी के कानों तक ये आवाज़ पहुंची कि वो कैंसर की मरीज़ा हैं और आखिरी स्टेज पे है, तो उन्होंने उसी दिन कह दिया कि बस अब मुझे परमात्मा के पास जाना है। बस मेरा टाइम पूरा हो चुका, मैंने बहुत जी लिया, अपना वक्त गुजार लिया। जब अब ये बीमारी आ गई है तो ऊपर जाने का वक्त आ गया है, परमात्मा के पास, आत्मा और परमात्मा के मिलाप का वक्त आ गया है कि जब आत्मा वजूद को छोड़ के अपने परमात्मा की तरफ चली जाती है। लेकिन वो उसको बिस्तर के साथ ऐसी लगी कि उनका खाना पीना बिल्कुल ख़त्म होता गया। वो कुछ भी नहीं खाती थी। लेकिन घर वाले कैसे ये बर्दाश्त करते कि वो कुछ भी ना खाएं। वो उनकी सेवा करते, वो उनकी खिदमत करते। वो सिर्फ जूसेस पीती थी, वो लिक्विड ही होता था, पानी और कोई जूसेस वगैरह उनके अंदर डाले जाते और वो अंदर जाती थी। लेकिन जब से उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था तो यकीनन सी बात था, उनके लिए उठ के जाना, चहलकदमी करना, वो सब बंद होता जा रहा था। कमज़ोरी होती जा रही थी, कमज़ोर होती जा रही थी। और वॉशरूम के लिए इंसान जिस तरह उठ के जाता है, उसके लिए भी वो एक डॉक्टरी तौर पे जो पाइप वगैरह लगा दी जाती है, इस तरह का सिलसिला उनका बना दिया गया। वो इसी हालत में थी, अब मुसलसल बिस्तर पे रहती। सारे घर वालों को उनकी बहुत फ़िक्र थी, सब उनसे बहुत प्यार करते थे, नानी से बेइंतहा मोहब्बत थी, सब उनकी खिदमत करने में लगे थे। तो वहीं पे फ़ैसला किया, नाना ने कहा मैं नहीं चाहता कि ये पानी को तरसती हुई इस दुनिया से चली जाएं। तो फैसला हुआ कि ड्यूटियां लगाई जाएं, दिन को कोई ड्यूटी करे और रात को भी कोई ड्यूटी करे, मुसलसल इनके पास मौजूद रहे। इरम कहती है मैं बड़ी हो चुकी थी, तब मैंने फैसला किया, अम्मी से कहा मुझे इजाज़त चाहिए, मैं नानू के घर जा रही हूँ और मैं नानू की ड्यूटी दिया करूँगी, मैं नानू के पास रहा करूँगी। इरम कहती है मैं पहुँच गई, 3 महीने तकरीबन मैं वहाँ पे रही और रात की ड्यूटी मेरी लग गई कि नानू के पास मैंने रहना था। दिन को मेरी एक खाला होती थी, वो सारा दिन उनके पास रहती थी, और जब रात होती थी मैं वहाँ पहुँच जाती उनके कमरे में उनके पास। तो मैं कहती थी ठीक है खाला बाप जाएं, मैं आ गई हूँ, और मैं उनके पास रहती। वो हर आधे घंटे बाद या हर घंटे बाद उनके मुँह से एक लफ्ज़ निकलता, पानी पानी पानी। तो हम फौरी तौर पे एक बर्तन में जो पानी होता उस बर्तन में एक चम्मच रखा होता, चम्मच से पानी भर के उनके मुंह में पानी डाला जाता, और 4 से 5 चम्मच, जिससे हम चावल खाते हैं, ये जो चम्मच होता है बड़े वाला टीस्पून, इस चम्मच से हम उनके मुंह में 4-5 चम्मच पानी के डालते, और वो कहती बस। वो जो खुराक खाने पीने का लिक्विड होता वो उनको टाइम पे दे दिया जाता, लेकिन प्यास उनको लगती रहती, हर आधे घंटे बाद उनको 3-4-5 चम्मच पानी के दिए जाते। इरम कहती है मैं उन्हीं दिनों में जब नानों के साथ ड्यूटी करती थी रात को, तो मैं वक्त गुजारी के लिए मेरे पास मोबाइल था और मैं राज प्रोग्राम लगा लेती थी। मैं राज उनके साथ बैठ के देखती रहती थी, और मैं डरती तो इतनी नहीं थी, लेकिन राज प्रोग्राम को, ये उनके अल्फाज हैं जी, मैं अमानतन कहानी को उसी तरह सुनाता हूँ जिस तरह जिसकी कोई कहानी होती है, मैं अपनी तरफ से किसी लफ्ज़ का इजाफा नहीं करता। वो किसी और प्रोग्राम का भी कहती तो मैं उसका भी नाम ले लेता। वो कहती है राज प्रोग्राम को मैं देखती थी और इतनी मैं बहादुर हो गई थी, अब मुझे डर नहीं लगता था। तो मैं अक्सर कहानी सुनती, उनके साथ रहती और वॉक भी करती थी। लेकिन मुझे जो वाक़यात बाद में पता लगे वो यहाँ कहती है मैं पहले सुनाना चाहूँगी, फिर अपनी कहानी सुनाती हूँ। कहानी यूँ है कि नानी जब बीमार हुई थी तो उनकी छोटी बहन, जिनको हम नानी ही कहते थे, छोटी नानी नाम रख लेते हैं, यानी नानी की बड़ी बहन थी, नानी बड़ी थी, उनसे जो छोटी उनकी बहन थी वो आई रहने के लिए, हम उनको छोटी नानो कहते थे। नानी का जो कमरा था उस कमरे के बिल्कुल सामने एक आमने सामने कमरा बना हुआ था, यानी नानी के कमरे के अंदर कोई भी दाखिल होगा या बाहर निकलेगा तो इस कमरे में मौजूद जो भी शख्स बिस्तर पे लेटा होगा उसको सब क्लियर नजर आता था।
तो हमारी जो छोटी नानी थी वो रहने के लिए इसी घर में आ गई थी। तो उनको आए हुए कुछ दिन ही हुए थे, तो वो एक दिन अपने बिस्तर पे लेटी, रात का टाइम था और वो सोने के लिए, रात का टाइम था, उन्होंने कहा मैं सो जाती हूँ। कौन सा पहर था रात का कि सोए हुए उनकी एकदम से आंख खुल गई। हर तरफ घर के अंदर खामोशी है, सारे सो रहे हैं, उनकी आंख खुलती है, वो परेशान होती है, मैं क्यों जागी हूं, क्या हुआ है, मेरी जागने कोई रीजन कोई समझ आती है नहीं, तो फिर मैं जागी क्यों हूं। वो अपने ऐसे बिस्तर पे लेटी हुई ही हैं, सोची जा रही हैं रीजन जानने की क्या हो सकती है कि उसी लम्हे उनकी एकदम निगाह पड़ी बिल्कुल सामने उसी दरवाजे की तरफ जो उनकी बड़ी बहन यानी हमारी नानी का कमरा था, जहाँ पे बीमारी की हालत में वो लेटती थी और अंदर पहरा देते थे। पहरा नहीं, हम साथ होते थे, कभी खाला दिन को, मैं रात को। ये बाद का वाक़या, ये उससे पहले के वाक़यात हैं। अभी ड्यूटियाँ नहीं लगी थी, कुछ बेहतर हालत में थी नानी, बिल्कुल डेड हालत में जब चली गई थी, फिर ड्यूटियाँ लगनी शुरू हुई थी कि एक दिन को ड्यूटी करे, एक रात को, उससे पहले वो आई थी। तो वो कहती हैं कि उन्होंने देखा कि उनकी बहन के कमरे के सामने एक शख्स खड़ा है। उसने सफ़ेद कुर्ता पजामा पहन रखा है, काले स्याह घने घने उसके बाल हैं, लंबे लंबे उसके बाल हैं, लहरा रहे हैं इस अंदाज में कि काफ़ी बड़े उसके बाल हैं। एक साफ़ा होता है जो अपने कंधे पे, अमूमन देहात के लोग, गांव के लोग अपने कंधे पे रखते हैं, उसको साफ़ा बोलते हैं। उसने उस सफ़ेद कुर्ते के ऊपर एक साफ़ा रखा हुआ है, एक हाथ के अंदर उसने लफ्ज़ कहा है, मर्तबान कह सकते हैं, वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही थी, जैसे लोट होता है या गड़वी बोलते हैं, इस तरह का गोल सा होता है, इसलिए उन्होंने कहा मैं शायद समझा नहीं पाई, आप मर्तबान समझ लीजिए। ऐसा ही एक गोल सा बर्तन, मर्तबान तो एक लंबा सा होता है, लेकिन ये पान वालों के पास रखे होते हैं, गोल सी देचकी की तरह होते हैं बर्तन, उस तरह का एक बर्तन उसके हाथ में है। सांवला उसका रंग है, उसका चेहरा बिल्कुल स्पॉट है, इस तरह का एक्सप्रेशन लेस, उसके चेहरे पे कोई तासुरात नहीं, ना खुशी के तासुरात, ना गमी के तासुरात, ना दुख के तासुरात, कोई भी। वरना इंसान जब कहीं खड़ा होता है तो पता लगता है कि ये सोचों में गुम है, ये उदास है, ये हंस रहा है, ये उसका चेहरा बिल्कुल ऐसे स्पॉट, कुछ भी नहीं है उसके चेहरे पे, बिल्कुल स्पॉट चेहरे से। वो दादी के दरवाजे पे, नानी के दरवाजे पे खड़ा होकर अंदर देख रहा है और एक हाथ में उसने वो मर्तबान टाइप पकड़ा हुआ है, साफा उसके दूसरे कंधे पे रखा हुआ है और सांवला सा बड़े बालों वाला, घने बालों वाला, कुर्ते पजामे में मौजूद खड़ा वो देख रहा है। उसका कद होगा तकरीबन कोई 5 फुट 10 इंच। नॉर्मल इंसान का जो कद होता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा लंबा होगा, लेकिन पतला सा वो शख्स था, बिल्कुल ना इतना कमज़ोर भी नहीं, ना बहुत मोटा भी नहीं, दरमियाना भी नहीं कहिए, बिल्कुल मतलब जैसे हम कहते हैं यार बहुत बेहतरीन स्लिम एंड स्मार्ट बंदा होता है, ऐसे स्लिम सा उसका जिस्म था, लंबा सा उसका कद, आम इंसान से 5 फुट 10 इंच 11 इंच कर लीजिए। और जो उसने कुर्ता पजामा पहना हुआ था वो लूज सा था, उसको टाइट सा नहीं था, खुला खुला उसने पहन रखा था, लेकिन लगता था उसके बाजू को देखिए तो सुक्का सा है। और जैसे ही छोटी नानी ने देखा कि मेरी बहन के कमरे के बाहर ये शख्स कौन खड़ा हुआ है और दाखिल कैसे हो गया घर के अंदर, ये कौन है, रात के इस पैर हमारे घर में खड़ा हुआ है, ये क्या मंजर है, तो अपने बिस्तर पे वो लेटे लेटे उसको देख रही थी। एकदम से वो उठ गई ना कि मैं उठ के देखूं कि ये क्या हो रहा है, ये कौन है मेरी बहन के कमरे के बाहर, ये शख्स कौन है। यंग सा बंदा है, मतलब यंग सा तो नहीं, मतलब कह लीजिए जिसकी उम्र 40-45 साल के करीब होगी बंदा, और वो इस अंदाज में खड़ा देख रहा है। लेकिन जैसे ही अपने उस बिस्तर से उठ के बैठी हैं तो उसी लम्हे वो जो सामने की तरफ खड़ा देख रहा था, जैसे उसको अंदाज़ा हो गया कि सामने वाले कमरे से कोई उठ के बैठा है, उसने अपनी गर्दन मोड़ी और गर्दन मोड़ के हमारी छोटी नानी जो जाग चुकी थी उनकी तरफ देखा। और नानी कहती है जब उसने मेरी तरफ देखा तो मैंने उसके चेहरे को क्लियर देख लिया, उसकी बड़ी बड़ी आंखें थीं, सांवला सा उसका रंग था, बड़े बड़े उसके घने से काले स्याह बाल थे, स्लिम सा बंदा था, कुर्ता पजामा पहने, हाथ में मर्तबान पहने, साफा रखे और मेरी तरफ इस अंदाज में देख रहा था कि उसके चेहरे की तरफ कोई तासुरात नहीं थे, मेरी तरफ देखते हुए भी कोई तासुरात नहीं। वरना इंसान खड़ा हो, चोर हो, डाकू हो, कोई भी हो, और कोई जाग जाए तो उसके चेहरे के तासुरात होते हैं, वो ये क्या हो गया, कोई तासुरात नहीं। उसने इस तरह एक दफ़ा मुझे देखा और वापस उसने अंदर कमरे की तरफ देखा
और मैं वहीं पे बैठी हुई हूँ, फैसला कर रही हूँ क्या करूँ, उठूँ, जाऊँ इसके पीछे से पूछूँ भाई कौन है तू, और रात के पैर इधर तू क्या कर रहा है। वो कहती है मैं ये फैसला कर चुकी कि उठूँ, अब मेरा यहाँ पे लेटना ठीक नहीं है, ये सामने खड़ा हुआ है, इसने एक दफ़ा मेरी तरफ देख भी लिया है कि मैं बिस्तर पे उठ के बैठ गई हूँ, इसका मतलब है जाग गई हूँ, मेरी आंखें खुली हैं और उसकी तरफ देख रही हूँ। जब उसने मुंह मोड़ के मेरी तरफ देखा तो मेरी खुली आंखें उसकी तरफ थी, उसको पता भी लग गया ये जाग गई है, फिर भी खड़ा हुआ है, डरा नहीं है। ये बंदा कौन है, किस नीयत से घर में आया है। तो कहती है मैं ऐसे और हिली हूँ, ऐसे आहिस्ता से हिली हूँ कि नीचे उतरूँ। तो मैंने देखा जैसे ही मैं हिली हूँ उसने फिर से मेरी तरफ देखा है और साथ ही मुड़ गया है। मुझे हिलता देख के ये उठने लगी है, साथ ही उसने मेरी तरफ देखा और मुड़ गया है। मुड़ा कैसे है, वापस जाना शुरू कर दिया है, बिल्कुल आहिस्ता से चलता हुआ। और कहती है मैं जल्दी से नीचे उतरी हूँ, मैंने जूती पहनी है और मैं कमरे से बाहर निकली हूँ तो मैंने देखा कि वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ इस तीसरे पोर्शन में, तीसरा पोर्शन था हमारा, तीसरे पोर्शन से अब दूसरे पोर्शन में दाखिल हो रहा है और मैं भी आहिस्ता आहिस्ता उसके पीछे जा रही थी। लेकिन वो मुसलसल पीछे मुड़ता था, मुझे मुड़ के देखता था कि मैं पीछे आ रही हूँ, तो फिर कुछ कदम चलता और फिर मुझे मुड़ के देखता और फिर कुछ कदम चलता हुआ आगे जा रहा था। और मैं बिल्कुल आहिस्ता, मैं भाग नहीं सकती थी कि यह मंजर अजीब सा था। रात को पूरा घर सोया हुआ है, हर बशर हर कोई सोया हुआ, और एक अनजान अजनबी शख्स, पता नहीं कौन है, किस नीयत से आया है, मर्तबान सा वो जो रखा हुआ है उसने हाथ में, उसमें क्या लेके फिर रहा है, कुछ चीज़ें लेके आया है, लेके जा रहा है, कुछ पता नहीं। और मैं भी उठ के उसके पीछे चल पड़ी हूँ। अब वो मुड़ मुड़ के मुझे देखता है और आगे की तरफ चले जा रहा है, मैं पीछे पीछे, यहाँ तक कि वो चलते चलते बिल्कुल उस जगह पे पहुँच गया है जहाँ पे अब घर का वो एंड था। असल में बाहर से वो स्टार्ट बनता था, पहला पोर्शन, जब मेन गेट जहाँ पे था, बड़ा सा गेट जिससे आप दाखिल होते तो 3 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ते और उसके बाद ये पहला पोर्शन आ जाता था। उस जगह पे जाके वो खड़ा हो गया। अब मैं भी चलती चलती उसके पीछे इतनी करीब पहुंच गई कि अब उसके और मेरे बीच में काफ़ी कदमों का फासला अभी है। मैं जितना भी बहादुर बनी उसके पीछे गई देखने के लिए, लेकिन फिर भी जब वो रुक सा गया तो मैं भी पीछे रुक सी गई कि अब ये क्या करता है, क्या मैं किसी को मदद के लिए पुकारूं, चीखूं, क्या करूं, करता क्या है। तो उसी वक्त मैंने देखा वो वहीं खड़ा हुआ, उसका कमर मेरी तरफ थी, मुंह उसका दरवाजे की तरफ था, और फिर से उसने हल्का सा गर्दन को पीछे घुमाया इस तरह देखने के लिए कि मुझे वो देख सके कि आई है या रुक गई है। तो उसने पीछे देखा कि चंद कदमों के फासले पे मैं खड़ी हूँ और रुकी हुई हूँ। एक झलक उसने यूँ पीछे आंख करके मुझे देखा और मेरी आंखों के सामने 1 2 3 वो सीढ़ियाँ उतरा है, और सीढ़ियाँ उतरते ही वो बंद दरवाजे के आर पार गुजर गया है। वो इंसान जिसके साफा कंधे पे था, मर्तबान उठाए, सफ़ेद कुर्ता पजामा पहने, सांवले रंग का, बड़ी बड़ी आंखें, अच्छी शक्ल सूरत का मालिक, हसीनो जमील नहीं लेकिन खूबसूरत चेहरे का मालिक, लेकिन वो इस अंदाज में सीढ़ियाँ उतरा के दरवाजे के अंदर से ही गुजर गए। यानी ये बंद दरवाज़ा है, इसी के अंदर से ही वो आर पार हो गया। और जब मैंने क्लियर उसको देख लिया कि वो आर पार हो गया है तो कहती है मैं एकदम घबरा गई कि ये क्या था। मेरे अभी तक जहन में कोई चोर या एक अजीब कई तरह के जो सवालात थे, लेकिन जब उसको मैंने दरवाजे के अंदर से आर पार होते हुए देखा तो मैं एकदम घबरा गई कि ये क्या है, ये तो किस्सा ही कोई और निकल आया है, ये तो इंसान ही नहीं है, ये तो कोई मखलूक ही और है। तो कहती है मैं एकदम से मुड़ी और भागती हुई मैं अपने कमरे में आई और मैं अपने बिस्तर पे आके लेट गई, लेकिन मैं कांप रही थी कि ये मैंने क्या देख लिया है, ये कैसा खौफनाक भयानक मंजर था जो मैंने देखा है। तो कहती है मैं अपने बिस्तर पे लेट गई और मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। मैं पढ़ती रही यहाँ तक कि जब सुबह का एक टाइम होता है मखसूस, वो जब टाइम हुआ सुबह का तो तब मुझे लगा कि नहीं अब सुबह होने वाली है। तब पढ़ते पढ़ते जो खौफ मेरा कम हुआ और मेरी आंखें बंद हुई और मैं सो गई। लेकिन सुबह उठ के मैंने कहा घर में इतने लोग हैं, मेरी बहन वैसे ही बीमार है, किसी को मैंने बताया, उसने किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाया, मैंने देखा था वो आया और चला गया, जो भी था वो कोई थी तो जिन्नात में से, तो छोड़ो इसको, किसी को बताते ही नहीं है। 3 दिन आराम से गुजर गए। मैं अपने छोटी नानी कहती है मैं काम शाम करती सो जाती। ये चौथी रात थी कि फिर मैं अपने कमरे में सोई हुई थी। रात का कौन सा पहर था कि मेरी आंख खुल गई। वो कहती है मेरी जैसे ही आंख खुली
तो मैं फिर परेशान हो गई। 3 रातें तो मैं बिल्कुल ठीक सो रही थी। पहली रात जब मैं डरी थी और मुझे नींद नहीं आई थी, उससे अगली रात में सुकून से सो गई थी, मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ था। लेकिन जब चौथी रात में जागी तो पहले सवाल ही दिमाग में आया, मैंने आंखें झपकी और मैंने कहा फिर जागी हूँ आज मैं, क्या हुआ है। तो एकदम से मेरी निगाह पड़ी तो मैंने देखा मेरी बहन, वो उनकी तो बहन लगी ना, वो छोटी बहन थी और हमारी नानी जो है वो उनकी बड़ी बहन थी। वो कहती मैंने देखा कि सामने मेरी जो बड़ी बहन है, यानी नानी इनकी इरम लोगों की, वो दरवाजे में उठ के खड़ी हो गई है, दरवाजे में खड़ी हुई है। तो कहती जैसे मैंने अपनी बहन को देखा तो एकदम मेरे चेहरे से खुशी का इजहार हुआ, दिल में खुशी हुई कि चलो शुक्र है अब उठ गई है। अभी वो बिस्तर पे पूरी नहीं लगी थी, उन दिनों की बात है जब वो चलती फिरती थी, इधर उधर आती जाती थी, लेकिन सहारा देना पड़ता था उनको। वो कहती है जब मैंने देखा कि मेरी बहन सी उठ सी गई है तो मैंने कहा मुझे लगता है इसको कोई वॉशरूम जाना है या हेल्प की ज़रूरत है, तो इसलिए उठ के खड़ी हुई है। रात का टाइम है, किसी को जगाना भी नहीं चाह रही कि सारे सोए हुए हैं। खुददार बंदी है, हमेशा ज़िंदगी इसने खुददारी वाली गुजारी है, रोब दबदबा वाली गुजारी है, तो ये अब इस उम्र में भी कब किसी का एहसान लेगी। ये तो एहसान लेने वालों में से नहीं है, ये तो खुशियाँ बांटने वालों में से है, लोगों की मदद करने वालों में से, लोगों की मदद लेने वालों में से नहीं है। इसलिए कहाँ किसी को जगाएगी, इसलिए मैं खुद उठूँ जल्दी से और इसकी हेल्प करूँ। ये अभी आंखें खुली थी और मैं बिस्तर पे लेटे लेटे उनको देख के सोच रही थी, और जैसे ही मैं एकदम से उठी, अपने बिस्तर से उठूं और इनके लिए जाऊं, तो मैं जैसे ही उठी हूं तो मेरी कहती हैं बहन ने मेरी तरफ देखा है कि अच्छा मेरी बहन उठ गई है। मैंने भी ऐसे मुस्कुराहट चेहरे पे पैदा की, क्योंकि मेरी बहन जो खड़ी हुई थी वो मेरी तरफ नहीं देख रही थी, सामने घर के उस हिस्से की तरफ देख रही थी जहाँ पे पोर्शन 1, 2, 3 बने हुए थे, उस तरफ देख रही थी। लेकिन मैं जैसे ही उठी तो मेरी बहन ने मेरी तरफ देखा कि अच्छा बहन जाग गई है, तो मैंने इसके मुस्कुराहट दी कि हाँ हाँ मैं उठ गई हूँ। जैसे मुस्कुराहट में ही ये जुमला होता है कि मैं उठ गई हूँ, मैं आ रही हूँ, रुको मैं अपनी बहन की हेल्प करती हूँ। तो मैंने ऐसे उसकी तरफ देखा, उसने मेरी तरफ देखा, मैं मुस्कुराई और मैं जल्दी से जूती पहनने लग गई। अभी मैंने जूती ही पहनी थी कि मेरी निगाह पड़ी कि मेरी बहन चलना शुरू हो गई है। अब मैंने कहा इसको आवाज़ दूँ, ये लोग सोए हुए हैं, उठ ना जाए, मैंने इसको आवाज़ दूं कि रुको मैं 1 मिनट आ रही हूँ, मैं तुम्हें सहारा देने के लिए आ रही हूँ, मुझे पता है तुम्हें हेल्प की ज़रूरत है और तुम जल्दी से चल पड़ी हो। फिर मेरे जहन में आया, देखा ना वही है ना, इसने किसी का एहसान नहीं लेना। जब सारी ज़िंदगी एहसान नहीं लिया तो बीमारी में भी कहाँ एहसान लेगी। तो मैंने जल्दी जल्दी जूती पहनी कि मैं इनके पीछे पहुँचूँ। कहती है मैं जब तक जूती पहन के उठी और जूती पहन के बाहर निकली तो वो इतनी दूर जा चुकी थी कि मुझे तेज़ तेज़ उनके पीछे जाना पड़ा, और मैं उनके पीछे चलते चलते उस जगह पे पहुंच गई जहां 3 रातें पहले वो शख्स जाके खड़ा हुआ था, जहां पे नीचे 3 सीढ़ियां थी, सीढ़ियां उतरें तो उसके बाद दरवाज़ा खोलें और बाहर चले जाएं। मेरी बहन भी वहां जाके खड़ी होगी। मैं परेशान, ये रात को इधर क्या करने चली जा रही हैं, ये किस तरफ जा रही हैं। और मैं सोचूं इनको आवाज़ दूं इनका नाम लेके कि किधर जा रही हैं। तो कहती है मैं जब काफ़ी पीछे गई और वो काफ़ी आगे निकल चुकी थी तो मैंने उनका नाम लेके उनको आवाज़ दी आहिस्ता से कि घर वाले जाग भी नहीं जाएंगे, किधर जा रही हैं। उनका नाम लिया, यहाँ क्योंकि असल नाम बताना मकसद नहीं है, फर्जी करने का नाम, तो उनका नाम लिया छोटी बहन ने कि किधर जा रही हैं। लेकिन उसी लम्हे जैसे उनके नाम को पुकारा गया तो कहती है मेरी बहन ने मुड़ के एक दफ़ा मेरी तरफ देखा, लेकिन आगे बढ़ती गई और वहाँ जाके रुक गई उसी जगह पे जहाँ पे वो बंदा खड़ा था। मैं परेशान हो गई कि ये क्या हुआ इसको। लेकिन अब मेरी बहन थी, डर तो नहीं मैं सकती थी, वो तो बंदा था, मैं डरी थी, इसलिए मैं भी रुक गई थी जब वो रुका था। तो जब बहन रुकी है मैं फिर भी चलती हुई आगे चली गई हूँ, लेकिन जैसे ही मैं उसके करीब पहुँची हूँ, मैं फासला होगा उसका और मेरा 3 से 4 कदम का फासला। मैं चलती चलती बिल्कुल करीब जा रही हूँ कि जाऊँ इनको कंधों से पकड़ूँ, इनकी मदद करूँ, लेकिन जैसे ही मैं 3 से 4 कदम के फासले पे अपनी बहन के करीब गई हूँ तो मेरी बहन तीनों सीढ़ियों से जल्दी जल्दी उतरी है और उतरते ही दरवाजे के आर पार हो गई है। जैसे ही दरवाजे के आर पार हुई है, कहती है एकदम मेरा झटका निकल गया कि ये क्या हुआ है, मेरी बहन कैसे दरवाजे के आर पार जा सकती है, वो इंसान है, कोई जिन थोड़ी है, लेकिन दरवाजे के आर पार हो गई है। कहती है मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई, मेरे अंदर फिर कपकपी तारी हो गई, मैं खौफज़दा हो गई। मैं उसी वक्त वहाँ से मुड़ी और भागती हुई अपनी बहन के कमरे में आई और झांक के देखा तो मेरी बहन गहरी नींद सो रही थी। मैं समझ गई कि जिसको मैंने देखा बहन के रूप में देखा, उसने कपड़े बिल्कुल मेरी बहन की तरह था, हुलिया मेरी बहन की तरह, रंगो रूप मेरी बहन की तरह, लेकिन वो मेरी बहन नहीं थी। या अल्लाह, ये क्या माजरा है। पहला वाकया तो मैंने किसी को नहीं बताया, घर वाले डर जाएंगे, लेकिन आज ये क्या देखा है। उस रात भी वो पढ़ती रहीं, खौफज़दा रहीं, बिस्तर पे सो ना सकीं, और जब सुबह हुई तो उन्होंने मेरी खाला को बता दिया कि ये माजरा हुआ है पहले किसी मर्द को, अब मैंने खाला के रूप में किसी
ऐसी जननी को देखा है जो दरवाजे के आर पार हो गई है। और इरम कहती हैं ये बातें उस वक्त तक मुझे पता नहीं थी, क्योंकि जब मैं अपनी नानी के पास रात को ड्यूटी देती थी, वो पानी पानी कहती थी, मैं उनको पानी 3-4-5 चम्मच उनको पानी के चम्मच से पानी पिलाती थी। तो उस वक्त मैं राज प्रोग्राम देखती थी, तो राज ने मुझे बहादुर कर दिया था, मुझे डर नहीं लगता था। तो मैं क्या करती थी, मैं उठती थी तो वो जो 3 सहन बने हुए थे, उन सहन के अंदर मैं चक्कर लगाती होती थी, वॉक कर लेती थी वक्त गुजारी के लिए, कि नींद ना आए। बाज़ औक़ात इंसान को मोबाइल भी देखते देखते इंसान थक जाता है, उसको नींद सी आनी शुरू हो जाती है, तो वो फिर उठ के चहलकदमी करना शुरू कर देता है। तो कहती मैं उठती और चहलकदमी शुरू कर देती, मैं उतनी दूर तक जाती, वापस आती, लेकिन वहाँ पे चहलकदमी करते हुए मुझे महसूस हुआ कि मैं जो चहलकदमी कर रही हूँ इस सहन के अंदर, बड़े से 3 सहन के अंदर, यहाँ मैं अकेली नहीं हूँ। मुझे ऐसा क्लियर फील होता कि मैं जैसे जैसे वॉक कर रही हूँ, जैसे कोई पीछे आ रहा है, मैं ऐसे एकदम मुड़ के देखती पीछे, तो पीछे कोई भी ना होता। मैं फिर राउंड लगाती तो मुझे ऐसा महसूस होता कि जैसे साइड पे कोई अब चल रहा है, मैं साइड पे मुड़ के देखती, साइड पे कोई ना होता। फिर मुझे ऐसा महसूस होता कोई मेरे आगे चल रहा है, आगे की तरफ देखती, मैंने उसको क्लियर नहीं देखा था, लेकिन क्लियर महसूस ये कर रही थी जैसे कोई है। मेरी इस चहलकदमी के दौरान मैं अकेली नहीं होती, मेरे साथ कोई और भी चहलकदमी कर रहा होता है। ये मैंने क्लियर वाज़े महसूस कर लिया था, मैं अकेली नहीं थी। लेकिन मैं फिर भी बहादुर हो गई थी, राज देखती थी, डरना नहीं, मदर साहब आप कहते थे डरना नहीं, ये है वो है, तो मैं फिर भी हिम्मत करके, खौफजदा होती थी, दिल की धड़कन तेज़ होती थी, डर लगता था, लेकिन मैं फिर भी वॉक इसी तरह करती रहती थी, इसी तरह आती जाती रहती थी। तकरीबन मैंने 3 महीने वहाँ पे गुजारे कि फिर मेरी खाला और मैं इकट्ठे ड्यूटी करते, मासी जो है दिन को वो होती, रात को मैं। तो मैंने कहा अम्मी को तरफ मैं ज़रा चक्कर लगाऊं, मैं 10-15 दिन के लिए अब अम्मी को भी देखाऊं, वो अकेली हैं, उसके बाद फिर मैं वापस आ जाऊंगी। और यूं नानी को छोड़ के मैं अम्मी की तरफ आ गई, और दूसरी एक खाला आ गई थी। अब वो एक दिन को और एक रात को उनका ख्याल रख रही थी, कि चौथी रात थी मुझे वापस आए हुए, कि एक रात मैं मोबाइल देख रही थी, मेरे मोबाइल के अंदर, हाथ के अंदर मोबाइल था, और मैं वीडियोस देख रही थी, आपका राज प्रोग्राम ऐसे देख रही थी, कि एकदम से मेरे दिल को पता नहीं क्या अजीब सी एक बेचैनी पैदा हुई, बिस्तर पे लेटे लेटे। मैंने कहा ये क्या हुआ है मुझे, मेरा दिल की धड़कन अजीब सी हो रही है, मैं बीमार भी नहीं हूँ, कोई टेंशन भी नहीं है, कोई परेशानी भी नहीं है, कोई डर भी नहीं है, कोई खौफ भी नहीं है, तो दिल मेरा क्यों अजीब सा हो रहा है। ये जैसे ही महसूस हुआ मेरा दिल सा अजीब सा हो रहा है, तो पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने अपना मोबाइल भी उठा के नीचे रख दिया। मोबाइल को भी इसलिए नीचे रख दिया कि कुछ दिल को अजीब हो रहा है, मैंने ऐसे नीचे रख दिया, मोबाइल नीचे रख दिया, और मैं उठ के बैठ गई कि क्या हुआ है मुझे, क्या महसूस हुआ मुझे कि मेरी अंदर बेचैनी आ रही है, और मेरा मोबाइल भी मैंने नीचे रख दिया। तो थोड़ी देर गुजरी, मुझे ऐसा लगा ना नहीं, फिर मैं अब रिलैक्स हो गई हूँ, अब मुझे सुकून सा आ गया है। कुछ लम्हे के लिए एक से बेचैनी सी महसूस हुई, और फिर एकदम से लगा मैं बहुत ज़्यादा सुकून में आ गया हूँ। अब ये भी नहीं समझ आया मैं सुकून में क्यों आई हूँ, भाई मुझे बेचैनी कौन सी, एक ये खौफ तो आया था, खौफ के बाद आप नॉर्मल आते हैं ना, मतलब आप बीमार हैं या परेशान हैं या खौफ में हैं, तो उसके बाद आप नॉर्मल होते हैं। तो मैं नॉर्मल होती, मैं नॉर्मल नहीं हुई, मुझे ऐसा लगा मैं सुकून में आ गया हूँ, मेरे दिल को इत्मीनान आ गया है, मुझे सुकून आ गया है। मैंने ऐसे अपना सर नीचे तकिए पे रखा और आंखें बंद कर ली, जैसे अब मैं बिल्कुल सुकून में हूँ। क्या उसी लम्हे इतला मिली, जैसे ही मैं सुकून में गई हूँ, उसको थोड़े ही देर बाद, 1-2 मिनट के बाद इतला मिली, नानी हमें छोड़ के चली गई हैं, नानी अल्लाह को प्यारी हो गई हैं। मैं एकदम हैरान कि हाँ, अभी कुछ देर पहले मेरे अंदर बहुत बेचैनी थी, और कुछ देर बाद मेरे दिल को सुकून आया, मैं नॉर्मल नहीं हुई, एक सुकून सा आ गया। शायद ये वो लम्हे थे, और वही लम्हे बनते थे जब फ़ोन आया कि इतनी देर पहले वो ऐसे हुई हैं और इस वक्त उनकी रूह परवाज कर गई है। वही लम्हे जब उनके आखिरी वक्त था, मेरे अंदर एक घबराहट, बेचैनी सी आई, मैंने मोबाइल रखा, और जब मैं सुकून में आई उस वक्त वो जा चुकी थी। ये क्या था, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है, मेरे अंदर ये बात ज़रूर थी, मैं परेशान ज़रूर हुई कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है। खैर, अम्मी अबू सारे वहाँ पे चले गए, वहाँ उनकी आखिरी रसूमात जो होती हैं जाने वाले की, वो आखिरी रसूमात अदा की गई, और उसके बाद फिर मैं वापस आ गई। लेकिन पीछे से खाला का फ़ोन आया कि इरम वापस आओ। मैंने कहा खाला अम्मी अकेली हैं, मैंने उनका भी तो ख्याल रखना है, नानी तो चली गई, अब मैं अभी नहीं, फिर देखेंगे। वो कहती है नहीं, मेरी उन खाला के साथ प्यार भी बहुत ज़्यादा था, वो कहती है किसी वजह से कह रही हूँ आओ,
बस तुम्हारी ज़रूरत है, मैं तुम्हारी अम्मी से बात करती हूँ, तुम्हें आना है। उन्होंने इस अंदाज़ का इजहार किया कि मुझे लगा वो अगर मैं ना गई तो शायद मुझे लेने के लिए आ जाएंगी। उन्होंने कहा नहीं होगी, मैं तुम्हारे घर आ जाऊँगी, तुम्हें लेके जाऊँगी। यूँ अम्मी से भी उन्होंने बात की और फिर से मुझे वहाँ पे जाना पड़ गया और मैं अब नानों के घर में थी। बड़ा सा घर था, आहिस्ता आहिस्ता सारे वहाँ से अब जा रहे थे, क्योंकि नानी के गुजर जाने के बाद जितने रिश्तेदार करीबी खून के रिश्ते भी आए थे, आखिर सबने अपने अपने घरों को जाना, तब सारे जा रहे थे। तो वहीं मैं और मेरी खाला और चंद मेरे नाना रह गए थे। कि वहीं पे मेरा जो एक भाई, मैं उसको कहती हूँ, मुझे दीदी कहता है, मेरी खाला का बेटा ही है, खालाजाद, मुझसे छोटा है, मुझे बहुत बहादुर समझता है, उसके नज़रों में मैं बहुत बहादुर हूँ। एक रात मुझे कहता है, दीदी आपसे एक बात करनी है। मैं चौंकी, रात का टाइम था, घर में सारे सो रहे थे और वो मुझसे इस तरह मुखातिब था। मैंने कहा हाँ बताओ। ये 3-4 ही दिन हुए थे अभी यहाँ पे मुझे वापस आए हुए, जब उन्होंने, मेरी खाला ने मुझे बुलाया था। मैंने कहा हाँ बताओ क्या हुआ है। तो कहता है, दीदी मुझे बहुत बुरा महसूस हो रहा है। मैं कहा क्या। कहता है मुझे ऐसे लग रहा है कुछ नेगेटिव महसूस हो रहा है, बहुत अजीब सा। बच्चा था, शायद वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। कह रहा है मैं बहुत अजीब सा हूँ दीदी, मेरे साथ पता नहीं क्या आज मुझे बहुत अजीब महसूस हो रहा है, मुझे बहुत नेगेटिव एनर्जी मेरे इर्द गिर्द मौजूद है, ऐसे लगता है कोई अजीब व गरीब चीज़ है जो मेरे इर्द गिर्द मौजूद है, मुझे डर लग रहा है। तो मैंने कहा क्यों, डर क्यों रहे हो, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे पास हूँ ना, तुम डरने की क्या ज़रूरत है। सारे कमरे में सोए हुए थे, बड़े कमरे में। कह रहा नहीं मुझे लग रहा है कोई इर्द गिर्द है, बहुत डरा हुआ हूँ मैं। मैंने कहा अच्छा एक काम करो, ये जो मेरा बिस्तर है ना बेड, इसके साथ ही तुम मैट्रेस डालो, मेरे पास इधर मैट्रेस पे लेट जाओ। बाकी भी उधर लेटे हुए थे घर में, इतना छोटा भी नहीं था, बड़ा लड़का था। अब बाकी मेरी खालाएँ, बाकी भी सारे घर वाले मौजूद थे। तो मैंने अपना जो बेड था उसके साथ उसको मैट्रेस कहा लगाओ और सो जाओ, मैं जाग रही हूँ, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मुझे नींद नहीं आएगी, मैं जाग रही हूँ, परेशान मत हो और सो जाओ। मुझे जागते हुए काफ़ी देर हो गई थी कि एकदम से मुझे महसूस हुआ कि कुछ हुआ है। और ऐसा हुआ है कि मेरे एकदम से गूज़बम्प, रोंगटे खड़े हो गए, मेरे जिस्म के बाल जैसे खड़े होते हैं ना, रोंगटे खड़े हो जाना, एकदम से रोंगटे खड़े हो गए और मेरी दिल की धड़कन धक 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 धक। मैं लेटे लेटे कह रही हूँ क्या हो गया मुझे, क्यों मेरी दिल की धड़कन तेज हो गई है, मेरे रोंगटे क्यों खड़े हो गए हैं, हुआ क्या है। कुछ भी तो नहीं हुआ, लेकिन मेरे जिस्म को ऐसा कुछ हो रहा है कि मेरी समझ नहीं आ रही। उसी वक्त एक हाथ जो हवा का बना हुआ था, ऐसा हाथ जैसे एक हाथ होता है और वो हाथ आपके पाँव को टच होता है, लेकिन हवा की तरह का होता है, आपके पाँव को टच भी होता है और आपके पाँव को टच होकर गुजर जाता है, लेकिन हवा की तरह का एक हाथ मेरे पाँव को टच हुआ था। लेकिन उससे पहले ही मेरी हालत ऐसी हो चुकी थी कि मेरे दिल की धड़कन तेज़, मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए थे और मैं शदीद अजीब सी हो गई थी और मेरा जिस्म आहिस्ता आहिस्ता कांप रहा था बाकायदा। और लेकिन जिस वक्त मेरे हाथ नुमा हवा का बना हुआ हाथ जो मेरे पाँव को टच हुआ, तो उस वक्त मेरा जिस्म बाकायदा कांपना शुरू हो गया। उसकी हैबत, उसका खौफ, उसकी दहशत ऐसी थी कि मेरा वजूद बाकायदा ऐसे थर थर कांपना शुरू हो गया। और उसी लम्हे मैंने अपने उसी खालाजाद की तरफ देखा तो वो ना सिर्फ जाग रहा था बल्कि उसकी आंखें खौफ से खुली हुई थी और वो बाहर की तरफ देख रहा था और मेरा वजूद ऐसे कांप रहा था। यहीं पे पार्ट 1 को रोक देते हैं और कल इसी का पार्ट 2 यहीं से शुरू करूंगा, क्योंकि इस कहानी के शुरू में जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि पहले के वाक़यात उन्होंने वैसे सुनाए। कहानी तब से शुरू हुई जब उनकी नानी बीमार हुई और नानी की छोटी बहन, इनकी छोटी नानी जब आई, उस बंदे को देखा, नानी के रूप को देखा, मामलात वहाँ से शुरू हुए। एक ऐसा गाँव जो कस्बा नहीं है, जो जिन्नात का कस्बा है, ऐसा कस्बा जहाँ पे जिन्नात ही जिन्नात हैं, इंसान कम और जिन्नात और हमजाद बहुत ज़्यादा हैं, उसी कस्बे की एक दिल को दहला देने वाली कहानी का पार्ट 2 कल आपको सुनाऊंगा। तो आज की वीडियो को भी लाइक कीजिएगा और लाजमी दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि इस फैमिली का इजाफा होगा तो और लोग भी आपकी तरह अच्छा फ़ील करेंगे, उनका भी ये वक्त बहुत अच्छा गुजरेगा उनको।
तो ये इरम की सहारनपुर से कहानी थी, इसका पार्ट 2 कल सुनाऊंगा। आप लोग भी कहानी भेजना चाहते हैं तो आप ये गलतियां अगर नहीं करेंगे तो आपकी कहानी प्रोग्राम में शामिल हो जाएगी। सबसे अहम बात जो आपने कतअन गलती नहीं करनी वरना कहानी आपकी रह जाएगी, वो ये है कि कहानी आप वॉइस में से रिकॉर्ड करके भेजना चाहते हैं या लिख के भेजना चाहते हैं, उर्दू में, इंग्लिश में, रोमन इंग्लिश में, तो आप लिखी हुई कहानी हो या वॉइस मैसेज हो उसको एक दफ़ा सेंड कर दीजिए अलग से। पहले सेंड कर दिया लिखी हुई कहानी को, उसके बाद एक नया अलग से एक दूसरा मैसेज लिखना है और उस पर लिखना है STORY और उसको सेंड कर देना है। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे लास्ट में अलग से लिखा हुआ स्टोरी आना चाहिए। उससे फ़ायदा क्या होता है कि जब आप मैसेज खोलते हैं सबसे आखिरी मैसेज अलग से जब स्टोरी लिखा हुआ हो तो जब भी आप हज़ारों मैसेज को देख रहे होते हैं तो आपको स्टोरी क्लियर नज़र आ जाता है। अगर आप उसी मैसेज के बीच में ही लिख देंगे एंड पे तो मुझे नज़र नहीं आएगा, इसलिए अलग से मैसेज लिखना है, स्टोरी भेजना है। ये गलती नहीं करनी वरना आपकी कहानी प्रोग्राम में शामिल नहीं होगी। दूसरी 2 बातों जिनका ख्याल रखना है, कहानी के शुरू में ही अपना नाम, अपने गांव का नाम, शहर का नाम, मुल्क का नाम क्लियर बताना है। और अगर आप चाहते हैं कि कहानी के नाम फर्जी रखे जाएं, रियल ना बताए जाएं, तो आप मुझे फर्जी नाम भी साथ में बता दीजिए, लिख दीजिए कि जी इसका नाम ये फर्जी रख लें, इसका नाम ये फर्जी रख लें, इसका नाम ये फर्जी रख लें। अगर आप मुझे फर्जी बताना भूल जाएंगे तो मैं गलती कर सकता हूँ, आपका रियल नाम बता सकता हूँ, रियल लोकेशन बता सकता हूँ। और अगर आप कहानी दूसरी, तीसरी, 5वीं, 10वीं दफ़ा भी भेज रहे हैं तो हर दफ़ा कहानी के शुरू में अपना इंट्रोडक्शन यानी अपना तारुफ, नाम, शहर का नाम, इलाके का नाम, मुल्क का नाम आपने हर दफ़ा लिखना है। ये नहीं है कि पहली कहानी में लिख दिया था दूसरी की ज़रूरत नहीं है, हर कहानी में फिर से लिख के भेजना है। इसी तरह वॉइस मैसेज में भी सारी इन बातों का ख्याल रखना है। और भेजने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है +9231365550। मैं रिपीट कर देता हूँ, +9231665550। और इसको उर्दू में पढ़ेंगे +923136655550। आज की वीडियो को लाइक कीजिएगा, मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं कल पार्ट 2 में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।